हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोग कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके का रहने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सूर्य नाम के एक राज्य में रविशंकर नाम का एक हस्तरेखा विशेषज्ञ रहते थे। वे लोगों के हाथों की रेखा देखकर उनका भविष्य बताया करते थे और साथ ही साथ ऐसे उपाय भी सुझाते थे जिनसे भविष्य में आने वाली परेशानियों को टाला जा सकता है। उन्हें अपनी इस विद्या पर बहुत घमंड था। वे अक्सर लोगों से कहा करते थे कि मैं न केवल भविष्य देख सकता हूँ बल्कि किसी के भाग्य का बदल भी सकता हूँ। वे अपने इस दावे को साबित करने के लिए हमेशा किसी मौके की तलाश में रहते थे। एक बार की बात है कि रविशंकर किसी काम से अन्य नगर की यात्रा पर निकले। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब वे उस जंगल को पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही गरीब आदमी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है। रविशंकर के मन में विचार आया, क्यों न इस आदमी की हस्तरेखाएं दिखाकर इसका भाग्य जानूं और फिर इसके भाग्य को बदलने का प्रयास करूं। यह सोचकर रविशंकर उस आदमी के पास गए और उन्हें उठाते हुए बोले, अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों सो रहे हो? वो आदमी उठकर बोला, मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आज सुबह मेरी पत्नी से मुझसे झगड़ा किया और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझे कहा है कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं, इसलिए मैं किसी की खोज में हूँ। अपने घर से निकल पड़ा और चलते चलते थककर इस पेड़ के नीचे सो गया। अर्जुन की बात सुनकर रविशंकर बोले, अर्जुन, मैं सूर्यनगर का प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ रविशंकर हूँ। यह तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सच? हाँ, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना होगा। कैसा कष्ट? मुझे तुम्हारे हाथ में उच्च पद पर आसानी होने की रेखा बनानी होगी। लेकिन हाथ में रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? मुझे काट कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। इस कार्य में तुम्हें कुछ देर के लिए पीड़ा का अनुभव हो तो होगा, लेकिन उसके पश्चात तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। रविशंकर की बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, मुझे आपकी बात स्वीकार है जोशी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर रविशंकर अपनी कटार निकाली और अर्जुन के हाथ पर राजयोग की रेखा बना दी। फिर बोले, अर्जुन, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी किस्मत में राजयोग पड़ चुका है। यह तुम शीघ्र ही किसी न किसी देश के राजा अवश्य बनोगे। तब अर्जुन ने रविशंकर को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। उसके जाने के बाद रविशंकर जी सूर्यनगर की ओर चल पड़े। अर्जुन खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम धंधे की बात पूरी तरह से भूल चुका था। वह सोच रहा था, अब मैं जल्दी ही राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वालों को दिखा दूंगा कि मैं निखट्टू नहीं हूँ। मुझे राजा बनने देखकर मेरी पत्नी सावित्री और बच्चे बहुत खुश होंगे। चलते चलते वह एक नगर के समीप पहुंचा और सोचने लगा, इस नगर में प्रवेश करने से पहले मैं क्यों न इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। यह सोचकर वह मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा। मंदिर में जाकर उसने विष्णु भगवान की मूर्ति को प्रणाम और बोला, हे प्रभु, मुझ दुखी की पुकार सुन लो और मुझ गरीब से राजा बना दो। अर्जुन भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़े ही था कि दो सैनिक आकर उससे बोले कि तुम्हें प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री जी ही देंगे। वे मंदिर के आंगन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा चलो। अर्जुन सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा, प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोले, आइए श्रीमान, हम आपका स्वागत करते हैं। अर्जुन सोचने लगा, प्रधानमंत्री जी मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हैं? यह क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। अर्जुन को सोच में पड़े देख प्रधानमंत्री जी बोले, श्रीमान, आप अपने अनिष्ट की आशंका से भ्रमित ना हो। हम तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पद सौंपने वाले हैं। महत्वपूर्ण पद? हाँ श्रीमान, आज से आप धनपुर राज के नए राजा हैं। मैं राजा? मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? श्रीमान, यह सपना नहीं है, सच है। आज सुबह ही धनपुर राज्य में महाराज
धनराज की मृत्यु हो गई है, वे निसंतान थे। इस राज्य की प्रथा के अनुसार राजा की मृत्यु के दिन जो भी परदेशी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है, और आप पहले परदेशी हैं जिसने हमारी प्रथा को पूरा किया, इसलिए आज से आप हमारे नए राजा हैं। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, जोशी द्वारा मेरे हाथ की रेखा तो बहुत जल्दी अपना कमाल दिखा दिया, मैं सचमुच राजा बन गया। तभी प्रधानमंत्री ने उसकी कल्पना को भंग किया और बोले, श्रीमान किस सोच में डूबे हुए हैं, सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ राजमहल चलिए, वहाँ आपका आज ही राज तिलक होगा। हाँ हाँ चलिए। तब प्रधानमंत्री जी आदर सहित अर्जुन को अपने साथ राजमहल में ले गए। वहाँ धूमधाम से अर्जुन का राज तिलक किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी को बताया, नगरवासियों, आज से राजा रमेश चंद्र हमारे नए राजा हैं। सभी नगरवासी पुकारने लगे, राजा रमेश चंद्र की जय हो। भाग्य बदलते ही अर्जुन राजा तो बन गया, साथ ही साथ वो अर्जुन के रमेश चंद्र हो गया था। दूसरी ओर अर्जुन की पत्नी सावित्री सोच रही थी, क्या बात है, बच्चों के बाप दोपहर से गए हैं, अभी तक घर वापस नहीं लौटे। दोपहर को मैंने गुस्से में भरकर उन्हें काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, कहीं मुझसे नाराज होकर वे कहीं चले तो नहीं गए। जब काफ़ी देर हो गई और तब भी अर्जुन अपने घर वापस नहीं लौटा तो सावित्री परेशान हो उठी और बोली, हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? सारे गांव वालों से भी उनके बारे में पूछताछ कर चुकी हूँ, पर कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने तो यही कहा कि उन्होंने दोपहर को उन्हें गांव से बाहर जाते हुए देखा था, वे कहाँ गए होंगे। उधर दूसरी ओर अर्जुन तो अब राजा बन चुका था, सोच रहा था कि भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे ही सबके दिन फिरे। अब तो मैं इसी राज्य का राजा बनकर यहाँ पर राज्य करूँगा और अपने गांव वापस नहीं जाऊँगा। कल सैनिकों को अपने गांव भेजकर सावित्री और बच्चों को भी यहाँ बुलवा लूँगा, वे तीनों मुझे राजा बना देखकर खुश हो जाएंगे। तभी उसने फिर सोचा, अगर सावित्री और बच्चे को यहाँ बुलवा लूँगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोग को पता चल जाएगा कि मैं अत्यंत ही दरिद्र परिवार का हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलवाऊँगा, अपना पता भी नहीं दूंगा। सावित्री ने मेरे घर से निकलने से पहले मेरा कितना अपमान किया था, वह मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं है। अब मैं राजा बन गया हूँ, अब मैं तो किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूँगा। यह सोचकर अर्जुन ने अपनी आंखें मूंद लीं और चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, हम सूर्यनगर के प्रसिद्ध जोशी रविशंकर को यहाँ बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश देकर उसे सूर्यनगर रवाना कर दिया। सैनिक सूर्यनगर पहुंचकर जोशी रविशंकर से मिला और बोला, जोशी जी, आपको धनपुर के राजा रमेश चंद्र ने बुलाया है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर ही धनपुर वापस आऊं। धनपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं, फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिषी की विद्या की कीर्ति उन तक भी पहुंच गई और वे अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हैं। रविशंकर, यह अक्सर हाथ से नहीं निकलना चाहिए, तुझे इसे स्वीकार कर धनपुर चले जाना चाहिए। यह सोचकर वह बोले, ठीक है, मैं तैयार होकर अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रविशंकर जल्दी से तैयार होकर सैनिक के साथ चल पड़े। जब वह अर्जुन के सामने पहुँचे तो बोले, अर्जुन बोला, धीरे बोलिए जोशी जी, अब मैं तुम्हारी अर्जुन नहीं हूँ, राजा रमेश चंद्र हूँ। तुम इतनी शीघ्र राजा बन जाओगे यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जोशी जी, यह सब आपकी ही कृपा है, फल है। अगर आपने मेरे हाथ में कटार से रेखा नहीं बनाई होती तो मेरा भाग्य नहीं बदलता। रविशंकर जी, आपके कारण मैं ही राजा बना हूँ, इसलिए मैं पुरस्कार स्वरूप आपको हीरे जवाहरातों से लदे 5 हाथी और 10,000 स्वर्ण मुद्रा देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद अर्जुन, मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार करता हूँ। अर्जुन ने रविशंकर को उचित पुरस्कार किया। उसके बाद बोला, रविशंकर जी, आप समय समय पर हमसे मिलते रहिएगा, आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता होगी। जैसा आपका आदेश राजन। अर्जुन को प्रणाम करने के पश्चात रविशंकर वापस अपने नगर लौट गए। रविशंकर के जाने के पश्चात अर्जुन ने मन में सोचा, अब मैं राजा बन गया हूँ, इसलिए मुझे कोई
ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मेरे धनपुर की सारी प्रजा मेरी धाक जम जाए। क्यों न मैं पड़ोसियों राज्य पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और पड़ोसी राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से राज्य विस्तार भी होगा और हमारी वाहवाही भी होगी। यह विचार करके उसने प्रधानमंत्री को बुलाया और बोला, प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे समीप पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य जयपुर है और वहाँ राजा विक्रम राज करते हैं। यह सुनकर अर्जुन बोला, प्रधानमंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दे दो। हम आज ही युद्ध के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ युद्ध? महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राज्य से लड़ाई भी नहीं है। राजा विक्रम को तो हमारे राज्य के सबसे बड़े हितैषी हैं। स्वर्गीय महाराज धनराज से तो उसका मित्रता का संबंध था। यह सुनकर अर्जुन भड़क उठा और बोला, प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप मुझे उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है। अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा विक्रम पर आक्रमण करने जैसा गलत निर्णय ना लें। एक बार इस विषय में अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि जयपुर राज्य हमारे राज्य से बहुत छोटा है। राजा विक्रम की सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने का निश्चित ही हमारी जीत होगी, लेकिन बिना किसी कारण जयपुर राज्य पर आक्रमण करना न न्याय संगत होगा न तर्क संगत। बस प्रधानमंत्री जी, बहुत हो चुका आपका भाषण। हम राजा हैं और राजा बार बार अपने किए निर्णय को नहीं बदलता। युद्ध होगा और राजा विक्रम से ही होगा। जाइए, आप जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आपको समझाना मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैं अब सेनापति को आपका आदेश दे सकता हूँ। इतना कहकर प्रधानमंत्री जी वहाँ से चला गया। सेनापति के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री बोला, सेनापति जी, राजा रमेशचंद्र आज ही जयपुर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से सेना को एकत्र करके तैयार होने का आदेश दीजिए। यह महाराज को क्या सूझा? प्रधानमंत्री जी, आपने महाराज को इस आक्रमण के लिए मना नहीं किया। सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे, अतः युद्ध के अलावा अब कोई चारा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, महाराज के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन महाराज जयपुर राज्य पर आक्रमण करके उचित नहीं कर रहे हैं। सेनापति ने तुरंत ही सारी सेना को एकत्रित किया और उन्हें सारी बात समझाई। सभी सैनिकों, अब तुम जल्दी से ही युद्ध पर जाने की तैयारी कर लो। महाराज रमेशचंद्र आज ही जयपुर की ओर कूच करना चाहते हैं। जो आज्ञा सेनापति जी। उस दोपहर को अपनी सेना के साथ अर्जुन ने जयपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। जब राजा विक्रम को इस बात की सूचना मिली तो वह सोचने लगा, धनपुर के नए राजा को यह क्या सूझी? क्या प्रधानमंत्री जी ने नए राजा को नहीं बताया कि स्वर्गीय राजा धनराज से हमारे संबंध कैसे थे? अब जब संकट आ ही पड़ा है तो युद्ध तो करना ही होगा, लेकिन हमारी छोटी सी सेना धनपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देना चाहिए। राजा विक्रम ने तत्काल ही सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। जल्दी ही धनपुर और जयपुर की सेना का सामना हुआ। कुछ ही घंटों में जयपुर की सेना के सैनिक हताहत होकर युद्ध भूमि में गिरने लगे। धीरे धीरे जयपुर की सेना कम होने लगी। यह देखकर उनका राजा डरकर सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी सेना समाप्त हो जाए और धनपुर का नया राजा मुझे बंदी बना ले, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना धनपुर का राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यह सोचकर राजा विक्रम ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह युद्ध स्थल से काफी दूर पहुंच गया और सोचने लगा, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? तभी सोचने लगा, राजमहल में महारानी श्यामला और युवराज सूरज को तो मैं अकेला ही छोड़ आया हूँ। मुझे यहाँ से अपने गुरु विश्वनाथ ऋषि के आश्रम में चलना चाहिए। वहाँ पहुँचने के पश्चात मैं आज ही महारानी और युवराज को विश्वनाथ ऋषि के आश्रम में बुलवा लूँगा। विश्वनाथ ऋषि का आश्रम पास ही था। उसने घोड़ा आश्रम की ओर मोड़ दिया और देर बाद वह विश्वनाथ ऋषि के पास पहुँचा और बोला, प्रणाम गुरुवर।
वत्स विक्रम, तुम इस हालत में यहाँ क्या बात है? गुरुवर धनपुर के नए राजा ने आज जयपुर पर अचानक ही आक्रमण कर दिया। अपनी सेना को हारते देखकर मैं आपके पास भाग आया हूँ। यह तो बहुत ही बुरा हुआ वत्स गुरुवर। मैं राजमहल में महारानी और श्यामला को, युवराज सूरज को अकेला छोड़ आया हूँ। कहीं शत्रु उन दोनों को मौत के घाट उतार न दे। ऐसा नहीं होगा वत्स। हम अभी अपने शिष्यों को जयपुर के महल में भेजकर महारानी और युवराज को यहाँ पर सकुशल बुलवा लेते हैं। तुम चिंतित ना हो। परंतु यही विश्वनाथ ऋषि का एक शिष्य राजा विक्रम के घोड़े पर बैठकर जयपुर की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र में प्रधानमंत्री बोला, महाराज जयपुर की सारी सेना हताहत तो हो चुकी है, अब क्या करना है? प्रधानमंत्री जी, राजा विक्रम अभी हमारे कब्जे में नहीं है, इसलिए उन्हें बंदी बनाने के लिए तुरंत ही राजमहल पर दावा बोल दो। मारकाट मचाते हुए सैनिक उस कक्ष में पहुंचे जिसमें महारानी श्यामला और युवराज सूरज थे। महाराज, यह राजा विक्रमादित्य की महारानी और पुत्र सूरज है। मेरा आदेश है कि इन दोनों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर महारानी और उसके पुत्र को बंदी बना लिया गया। परंतु अर्जुन बोला, प्रधानमंत्री जी, राजा विक्रमादित्य ना सही, उनकी पत्नी और पुत्र ही सही। लगता है अपनी हार देखकर काय विक्रम भाग गया। यह देखकर प्रधानमंत्री जी मन में सोचने लगा, लगता है रमेश चंद्र को धनपुर का राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। यह तो बहुत ही क्रूर है। उसी समय विश्वनाथ ऋषि के शिष्यों ने जयपुर में प्रवेश किया। तभी उसने कानों में यह आवाज़ पड़ी कि राजा विक्रमादित्य तो कहीं भागकर छुप गया, लेकिन राजा रमेश चंद्र ने महारानी श्यामला और युवराज को कैद कर लिया। यह सुनकर विश्वनाथ ऋषि का शिष्य सोचने लगा, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं तो महारानी और युवराज को लेने ही जयपुर आया था, दुश्मन ने तो उन दोनों को ही कैद कर लिया। अब मेरा राजमहल में जाना बेकार है, मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वो वहीं से वापस लौट आया। जब उसने अपने आश्रम में पहुंचकर यह सूचना राजा विक्रमादित्य को दी तो वह रोते हुए बोला, हमारी महारानी और प्यारे युवराज सूरज कैद कर लिए गए हैं। यहाँ तो अच्छा नहीं हुआ। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ यह अन्याय हुआ है? इतना कहकर राजा विक्रमादित्य फूट फूट कर रोने लगे। तब विश्वनाथ ऋषि ने उन्हें दिलासा दिया और बोले, वत्स धीरज रखो, पाप का घड़ा एक दिन में अवश्य बढ़ता है। एक न एक दिन राजा रमेश चंद्र को उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। गुरुवर, हमारा तो सब कुछ लुट गया, अब हम कहाँ जाएं? वत्स, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमारे पास ही आश्रम में रहोगे। हम वादा करते हैं कि किसी भी तरह तुम्हारी रानी और पुत्र को वापस दिलवाएंगे, जैसे ही आपकी आज्ञा गुरुवर। दूसरी ओर अर्जुन ने जयपुर में घोषणा की कि जयपुर नगरवासियों को, आज से जयपुर राज्य हमारे अधीन है। आज से इस राज्य में हमारा ही हुक्म चलेगा। जिसने भी हमारे हुक्म की जरा सी भी अवहेलना की तो उसे तुरंत ही सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनकर जयपुर के निवासी काफ़ी डर गए। जयपुर में यह घोषणा करके अर्जुन धनपुर वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को बीते 5 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन प्रधानमंत्री जी बोला, महाराज, हमारे यहाँ प्रथा है कि जब भी इस देश का कोई नया राजा बनता है तो वह उससे पहले वन में शिकार करने जाता है। इस शिकार पर राजा को बिल्कुल अकेले ही जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी, यदि ऐसी बातें थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजा बनने ही हम शिकार के लिए वन में चले जाते। महाराज, आपने इस बात को बताने का मौका ही नहीं दिया था। राजा बनते ही आप तो जयपुर में आक्रमण करने को चल दिए थे। खैर, कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी, तब यही सही था। अब हम वन में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। अर्जुन उसी समय घोड़े पर सवार हुआ और शिकार करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर विश्वनाथ ऋषि आश्रम में रह रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारा शत्रु राजा रमेश चंद्र आज इस वन में शिकार करने आने वाला है। अच्छा, तब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे इससे अपनी बर्बादी का बदला लेना है। बस क्रोध में ना आओ। अगर तुम अपने हाथों से राजा रमेश चंद्र की हत्या करोगे तो तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। तुम राजा रमेश चंद्र से बदला अवश्य ले लो, किन इस प्रकार सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरुवर। वत्स, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं यज्ञ के द्वारा एक हिरण उत्पन्न करूँगा। उस हिरण का पीछा करता हुआ रमेश चंद्र जैसे ही हमारे आश्रम के पास आएगा, हिरण अदृश्य हो जाएगा। उसी समय तो चंद्र से मिलना है। और इस प्रकार विश्वनाथ ऋषि राजा विक्रम को अपनी योजना समझाने लगे। योजना सुनने के पश्चात राजा बोला, गुरुवर, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है। यह योजना का प्रयोग लेकर राजा
लेकर मैं व्यर्थ के रक्तपात से बच पाऊंगा। मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा। गुरुवर, तो जाओ, आश्रम के बाहर जाकर रमेशचंद्र के आने की प्रतीक्षा करो। दूसरी ओर अर्जुन वन में पहुंचा और सोचने लगा, अर्जुन, तूने अपनी जिंदगी में चींटी तक नहीं मारी है और अब भयंकर जानवरों का शिकार करने निकला है। तुझे ना तो तीर चलाना आता है और ना ही निशाना लगाना आता है। ऐसी अव्यवस्था में तू शिकार कैसे कर पाएगा? यह सोचते सोचते वो वन में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक हिरन दिखाई दिया और वह सोचने लगा, कितना सुंदर हिरन है, मुझे इसी का शिकार करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन ने तुरंत ही अपना घोड़ा हिरन के पीछे लगा दिया। हिरन दौड़ता हुआ विश्वनाथ ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचकर अचानक गायब हो गया। अरे, यह हिरन कहाँ गायब हो गया? पास ही ऋषि के बेस में खड़ा राजा विक्रमदत्त सोचने लगा, हिरन का पीछा करता हुआ रमेशचंद्र आश्रम के समीप आ पहुंचा है। अब मुझे इसके पास चलना चाहिए। वो तुरंत ही अर्जुन के पास पहुंचा और बोला, लगता है आप वन में रास्ता भटक गए हैं। ऋषिवर, हम हिरन का पीछा करते करते यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ आकर वो हिरन न जाने कहाँ गायब हो गया। ऋषि वेश में खड़े राजा विक्रमदत्त बोले, यह हिरन यहाँ कहीं छुप गया होगा। आप जब यहाँ आ ही गए हैं तो आइए मेरे आश्रम में चलें, थोड़ी देर विश्राम कीजिए। ऋषिवर, घोड़े को दौड़ा दौड़ा कर मैं भी थकान का अनुभव कर रहा हूँ। अर्जुन को साथ लेकर राजा विक्रमदत्त आश्रम में पहुँचे और उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। अर्जुन को भूख भी लगी थी। उसने तुरंत ही फल खाना शुरू कर दिया। फल खाने के बाद वो कुटिया में लेट गया। थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। वो बहुत देर तक सोता रहा। जब उसकी आंखें खुली तो अंधेरा हो चुका था। राजा विक्रम को, जो ऋषि वेश में थे, बोले, वन में अंधेरा छा गया है, इसलिए आज की रात आप हमारे आश्रम में ही रुकिए। तत्पश्चात सुबह ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अर्जुन सोचने लगा, यह ऋषि ठीक कह रहे हैं। रात को अंधेरे में यहाँ से जाऊंगा तो कोई भी जंगली जानवर मुझ पर आक्रमण कर सकता है। सुबह जब अर्जुन आश्रम से चलने लगा तो ऋषि वेशधारी विक्रम बोले, वत्स, तुम, मुझे लगता है कि आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। अर्जुन बोला, मैं धनपुर के राजा रमेशचंद्र का प्रधान हूँ। ऋषिवर, यह सुनकर राजा विक्रमदत्त मन ही मन में सोचने लगा, यह सफ़ेद झूठ बोल रहा है, जैसे ही मैं जानता हूँ कि नहीं, यह कौन है। तब अर्जुन ने राजा विक्रमदत्त से कहा, इस निर्जन वन में आप कैसे तपस्वी संत में भेंट है? आप कृपा मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। भाई, हमारा क्या परिचय है, हम तो सन्यासी ठहरे। ऋषि की विनम्रता से अर्जुन बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, जो सन्यासी होता है वो ऐसी बातें करता है। आप मुझे अपना सेवक बनाकर अपना पूरा परिचय दीजिए। तो सुनो, मैं यहाँ बहुत समय से इसी वन में रह रहा हूँ। मेरा एक नाथ है। सृष्टि के आरंभ से मेरा जन्म हुआ था, तब मैंने दूसरी शरीर धारण नहीं किया है, इसलिए मेरा नाम एक नाथ है। ऋषिवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए और इतने सालों बाद भी जीवित हैं, इससे मैं आश्चर्य हूँ कि कोई बात नहीं। तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या से ही सर्वज्ञ बन गया हूँ। चाहूँ तो मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण भी दे सकता हूँ। तुमने मेरे सामने अभी अभी झूठ बोला। तुम राजा रमेशचंद्र के प्रधानमंत्री नहीं, स्वयं राजा रमेशचंद्र हो। ऋषिवर, आप तो सचमुच ही सर्वज्ञ है। वत्स, मैंने तो शुरू में ही तप के प्रभाव से तुम्हारे बारे में जान लिया था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा यश तीनों लोगों में फैले। लेकिन क्या ऋषिवर राजन, यूँ तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी दास्ता स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों से तुम्हारा खतरा है। ब्राह्मणों से खतरा है? हाँ, यदि तुम ब्राह्मणों के कोप से बच गए तो पृथ्वी पर अनंत काल का तुम्हारा राज्य बना रहेगा। ऋषिवर, ब्राह्मणों के कोप से कैसे बचा जा सकता है? तुम्हें अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को राजमहल में भोज पर बुलवाना होगा। इन्हें भोज में जो खाना परोसा जाएगा, उस खाने को खाकर सारे ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तब तो मैं जाते ही राज्य के सारे ब्राह्मणों को भोज पर बुलवा लूँगा। लेकिन ऋषिवर, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। बस वैसे ही तो मैं कभी राजमहल में नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं यह प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मैं धनपुर जाकर तो अपनी देख रेख में ही ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करवाऊंगा। यह तो और भी अच्छी बात है। ऋषिवर, ठीक है, अब तुम जाओ। आज से 3 दिन के पश्चात
हम धनपुर आएंगे, तब तक तुम ब्राह्मणों को भोज पर आने का निमंत्रण भेजो, जैसा आपका आदेश ऋषिवर। अर्जुन घोड़े पर बैठकर धनपुर वापस चला गया। उधर राजा विक्रम विश्वनाथ ऋषि के पास पहुंचा और बोला, गुरुवर, आपने जैसा मुझे आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे आगे क्या करना है? विक्रम, मैं तुम्हें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी का रस दूंगा। धनपुर जाकर तुम्हें सबसे पहले रमेश चंद्र के दाहिने हाथ की हथेली पर उस रस को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा गुरुवर? वत्स, रमेश चंद्र के हाथ में एक जोशी ने राजयोग की नकली रेखा बना दी है। तुम जैसे ही उस रस को उसकी हथेली पर डालोगे, इसके प्रभाव से वो रेखा तत्काल ही मिट जाएगी। ऐसा होते ही राज्य के सभी लोग उनसे विरुद्ध हो जाएंगे और भोज वाले दिन जो खाना ब्राह्मणों को परोसा जाएगा वह उत्तम प्रकार का होते हुए भी ब्राह्मणों को मांस के टुकड़ों के रूप में दिखाई देगा। खाने में मांस के टुकड़े देखकर सारे ब्राह्मण क्रोध तो उठेंगे और वे क्रोध में रमेश चंद्र को श्राप दे देंगे। तत्पश्चात राज्य के लोग रमेश चंद्र के स्थान पर तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार का तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा और तुम अपनी रानी और पुत्र को भी कारागार से मुक्त करवाकर सुख से उनके साथ जीवन व्यतीत करोगे। ठीक है गुरुवर, वैसा आपका आदेश। उधर धनपुर पहुंचकर अर्जुन ने प्रधानमंत्री जी से कहा, प्रधानमंत्री जी, अब हम इस राज के राजा हैं और इस राजा को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके खजाने में कितना धन है। हम अभी खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। जैसे ही आपकी आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री तुरंत ही अर्जुन को अपने साथ लेकर खजाने में पहुंचा। धन दौलत देखकर अर्जुन सोचने लगा, इतनी दौलत हमने कभी भी अपने सपने में भी नहीं देखी। अर्जुन खजाने का निरीक्षण कर ही रहा था, तभी उसकी दृष्टि खाली संदूक पर पड़ी और वह प्रधानमंत्री से पूछने लगा, प्रधानमंत्री जी, यह संदूक खाली क्यों पड़े हैं? इसका धन कहाँ गया? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था, तब इन सिंदूकों स्वर्ण मुद्राएं अकाल पीड़ितों को बांट दी गई थी, तब से ये संदूक खाली है। प्रधानमंत्री जी, सूखा पिछले वर्ष पड़ा था, इस वर्ष तो राज्य में खुशहाल नजर आ रही है, इसलिए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में ली जाएं और इन खाली टुकड़ों को शीघ्र भरा जाए। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? अकाल की मार से सभी लोग पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप हमारी बात को काटिए मत जाइए, आज से ही हमारे आदेश का पालन होना चाहिए। जी महाराज। सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से कर के रूप में 50-50 स्वर्ण मुद्रा वसूलने लगे। इस प्रकार शाही सैनिकों हर अमीर गरीब से स्वर्ण मुद्रा वसूलने लगे। यह देखकर राज्य के लोग रमेशचंद्र को कोसने लगे। ठीक 3 दिन पश्चात ऋषि के वेश में राजा विक्रमदत्त अर्जुन के पास पहुंचे। उन्हें देखकर अर्जुन बोला, ऋषिवर, आपका स्वागत है। राजमहल में पहुंचकर ऋषि बोले, राजन, अपने हाथ आगे लाइए, मैं आपके हाथ में अमृत से धोना चाहता हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत ही अपने दोनों हाथ विक्रमदत्त के आगे बढ़ा दिए। लीजिए ऋषिवर। तब राजा विक्रमदत्त ने कमंडल में भरा हुआ जड़ी बूटी का रस उसके हाथों पर डाला और बोले, कल्याण भवत। इस रस के प्रभाव से रविशंकर द्वारा हाथ में खींची गई रेखा मिट गई। विक्रम बोले, महाराज, आप राज संध्या को राज्य के समस्त ब्राह्मणों को भोज पर बुलवाएं। ऋषिवर, मैं अभी दूत को ब्राह्मणों के पास भेजता हूँ। अर्जुन ने तुरंत एक दूत को ब्राह्मण के पास भेज दिया। ब्राह्मण के लिए राज की रसोई में उत्तम प्रकार का भोजन बनवाया गया। संध्या के समय राज्य के सारे ब्राह्मणों को वह भोजन परोसा गया। भोजन करते समय ब्राह्मण चिल्लाने लगे, अरे ये क्या है? भोजन में मांस के टुकड़े। अर्जुन बोला, लेकिन यह आए यहाँ कहाँ से हैं? हमने तो सात्विक भोजन बनवाया था। ब्राह्मण बोले, राजा रमेशचंद्र, क्या तू यह भूल गया कि ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसा जाता है? यह सात्विक तूने भोजन में मांस टुकड़े परोसकर हमारा घोर अपमान किया है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू राजपाट छोड़कर तुरंत ही निधन हो जाए। यह सुनते ही अर्जुन का भेष बदल गया। वह राजा से एक गरीब आदमी में परिवर्तित हो गया। यह देखकर राजा विक्रमदत्त बोले, रमेशचंद्र, यह अभिमान और पापों का फल है। तूने मेरे निर्दोष परिवार और राज्य को जो नुकसान पहुंचाया था, यह सब उसी का परिणाम है। अर्जुन बोला, आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? मैं जयपुर का राजा विक्रम हूँ। रमेशचंद्र, मैं चाहूँ तो तुझे अभी इसी समय मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ऐसा करने से मना किया। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, अर्जुन, तेरी भलाई इस
कि तू तुरंत ही अपना राज्य राजा विक्रमादित्य को सौंप दे और यहाँ से चला जाए, वरना मैं इस राज्य की कुलदेवी तुझे भस्म कर दूंगी। आकाशवाणी सुनकर अर्जुन ने कहा, विक्रम, मैं अपना राजपाट आपको सौंप रहा हूँ। यह देखकर प्रधानमंत्री सोचने लगा, चलो इस प्रकार हमें एक मूर्ख और क्रूर राजा से तो छुटकारा मिला। अर्जुन राजमहल से निकल गया और सोचने लगा, हाय मेरा भाग्य, तूने भी मेरे साथ कैसा मजाक किया। पहले तो राजा बनाया और फिर दिन बाद ही रंग बना दिया। तभी अर्जुन के सामने एक देव पुरुष प्रकट हुए। अर्जुन उसने पूछने लगा, आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे तुम अभी कुछ देर पहले कोस रहे थे, यानी तुम्हारा भाग्य हो तो आप मेरे भाग्य हैं। क्या आप बताइए कि आपने मेरे साथ यह घटिया मजाक क्यों किया? अर्जुन, मजाक मैंने नहीं, सूर्यनगर के हस्त रेखा विशेषज्ञ रविशंकर ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती नकली रेखा बनाकर तुम्हें राजा बनाया था, जबकि तुम्हारे भाग्य का फैसला तो मैं करता हूँ। जब तुम्हारे भाग्य में रंग ही रहना लिखा है तो भला रविशंकर तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता था? यह सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। देव पुरुष और अर्जुन दोनों ही सूर्यनगर के हस्त रेखा विशेषज्ञ रविशंकर के पास चल पड़े। रविशंकर अर्जुन को देखकर बोला, राजा रमेशचंद, आप और इस वेश में? यह सुनकर अर्जुन का भाग्य बोला। रविशंकर, देखा अर्जुन पूरे 1 माह में राजा बनकर नहीं रह पाया, लेकिन यह हुआ कैसे? मैंने तो इसके हाथ में राजयोग की रेखा खींची थी। रविशंकर, जिस प्रकार वह रेखा बनी थी उसी प्रकार मिट भी गई। यह सुनकर रविशंकर बोला, भाग्य देवता, मैंने तुम्हारे फैसले को बदलने का प्रयत्न किया था, लेकिन मैं उसमें असफलता रहा। रविशंकर, तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो, याद रहे, फिर कभी अपनी विद्या का गलत प्रयोग मत करना। फिर भाग्य ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यहाँ से तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी सावित्री का तुम्हारे बिना बुरा हाल है। मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करो, बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अच्छा मेरे भाग्य देवता के अदृश्य होने पर अर्जुन वहाँ से चले अपने घर की तरफ चल पड़ा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।